नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको हम नेचुरल लॉ थ्योरी भी कहते हैं, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल है लीगल थॉट का। ये बिलीव करते थे कि लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं है, ये मॉरल प्रिंसिपल है जो ह्यूमन नेचर एंड रीजन में इनहेरिटेड है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल, एटर्नल एंड इम्यूटेबल लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिनको नेचर, रीजन एंड डिवाइन विल से डिराइव किया गया है। और ह्यूमन मेड लॉज, जिनको पॉजिटिव लॉज कहते हैं, वो तभी वैलिड होंगे जब वो हायर मॉरल प्रिंसिपल्स से कंफर्म होंगे। इस स्कूल का की आइडिया ये था कि मोरालिटी एंड लॉ को हम सेपरेट नहीं कर सकते और जो लॉज अनजस्ट एंड इमोरल है उनको हम ट्रू लॉज नहीं कह सकते। ये स्कूल ऑफ थॉट 4 पीरियड्स में डेवलप हुआ है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, रेनेसांस पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड में। एंशिएंट पीरियड को ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। इस पीरियड में लॉ को कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं मानते थे, इसको पार्ट ऑफ नेचुरल एंड मॉरल ऑर्डर्स मानते थे। थिंकर्स ये बिलीव करते थे कि हायर लॉज एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन रीजन एंड नेचर, जो ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करते हैं और वो मैन मेड लॉ से हायर रैंक पे हैं। इस स्कूल का सेंट्रल आइडिया सिंपल था, लॉ जस्ट होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए और नेचर के साथ हार्मनी में होना चाहिए। इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स है। ग्रीक में इसके मेन फिलोसोफर सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल है एंड रोमन में इसके फिलोसोफर्स ज़ीनो एंड सिसेरो है। सबसे पहले हम ग्रीक फिलोसोफर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले सोक्रेट्स आता है। इनको अर्लीस्ट मॉरल फिलोसोफर माना जाता है जिसने नेचुरल लॉ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया। ये मानते थे कि ह्यूमन बीइंग्स इनसाइट पोजेस करते हैं जिसकी वजह से वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस कर सकते हैं। ये कहते थे कि लॉ एंड मोरालिटी को हम सेपरेट नहीं कर सकते और जस्टिस मॉरल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होता है। इन्होंने वर्च्यू, जस्टिस एंड मॉरल गुडनेस को स्ट्रांगली एम्फसाइज किया और आर्ग्यू किया कि लॉ को हमें मोरालिटी के बेसिस पे टेस्ट करना चाहिए। इन्होंने सोक्रेटिक मेथड डेवलप किया था जो क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग मेथड था, जो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड सेल्फ एग्जामिनेशन को एनकरेज करता था। इस मेथड के थ्रू उन्होंने कहा अनजस्ट एंड इमोरल लॉज को हमें क्वेश्चन एंड इवेलुएट करना चाहिए। सोक्रेट्स कहते थे कि पॉजिटिव लॉज मॉरल प्रिंसिपल्स को कंफर्म करने चाहिए और जिन लॉज में मॉरल गुडनेस ना हो उनको हम जस्ट लॉ कंसिडर नहीं कर सकते। इसके बाद है प्लेटो, जो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। इन्होंने फिलोसफिकल एंड आइडियलिस्टिक फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ प्रोवाइड किया। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दिया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट एंड परफेक्ट आइडियाज जैसे जस्टिस, गुडनेस एंड इक्वालिटी आइडियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट होता है और ये आइडियाज एटर्नल एंड अनचेंजिंग है। प्लेटो ने यह भी कहा था कि जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वो आइडियल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है और जो लॉज ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं वो इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है उस परफेक्ट जस्टिस की। इसका मतलब एक लॉ को तभी जस्ट कंसिडर किया जाएगा जब वो हायर मॉरल आइडियाज को रिफ्लेक्ट करेगा। उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में ये कहा था कि लॉ का प्राइमरी पर्पस होता है वर्च्यू, हार्मनी एंड कॉमन गुड इन सोसाइटी को प्रमोट करना। और ये भी कहा था कि रूलर्स फोर्स या पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे लोगों को गवर्न नहीं करने चाहिए, वो विजडम एंड रीजन के बेसिस पे गवर्न करनी चाहिए। उन्होंने आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग भी दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था जिन पर्सन्स के पास ट्रू जस्टिस एंड मॉरल ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग है वही लॉज बना सकते हैं और जिन पर्सन्स के पास ट्रू जस्टिस एंड मॉरल ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग ना हो वो लॉज नहीं बना सकते। इसके बाद है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को नेचुरल लॉ स्कूल का फादर भी कहते हैं। ये प्लेटो के स्टूडेंट थे और इन्होंने प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक फाउंडेशन दी थी नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को। जैसे प्लेटो ने आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया था, एरिस्टोटल ने ज्यादा फोकस ह्यूमन नेचर एंड रियल लाइफ कंडीशंस पे किया था और इन्होंने लॉ को डिफाइन किया था रीजंस फ्री फ्रॉम पेशन, जिसका मतलब है लॉ रेशनल थिंकिंग पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशन, पर्सनल बायस या आर्बिट्रीनेस पर। एरिस्टोटल ने 2 काइंड्स ऑफ लॉ कहे थे। एक था नेचुरल जस्टिस जो यूनिवर्सल, एटर्नल एंड अनचेंजिंग लॉ है। इसको हमने नेचर से डिराइव किया है जो ह्यूमन बीइंग्स पर इक्वली अप्लाई होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। सेकंड था लीगल जस्टिस जो मैन मेड लॉज है जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड नीड। एरिस्टोटल ने कहा था कि नेचुरल जस्टिस मॉरल फाउंडेशन है लीगल जस्टिस की और ह्यूमन लॉज ये तभी वैलिड होते हैं जब ये नेचुरल जस्टिस के कंट्राडिक्ट ना हो। अगर अब ये नेचुरल जस्टिस के कंट्राडिक्ट हुए तो उस वक्त ये डिफेक्टिव एंड अनजस्ट लॉ बन जाते हैं।
उन्होंने ये कहा था कि लॉ का अल्टीमेट एम ये होता है कि जस्टिस एंड गुड लाइफ को अचीव करना इंडिविजुअल्स और सोसाइटी में, जिसका मतलब लॉ खाली कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं है, ये रेशनल मीन्स है मॉरल एंड सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास रोमन फिलोसफर्स है, जहां पर सबसे पहले हम जीनो को डिस्कस करेंगे, जो स्टोइक स्कूल ऑफ फिलोसफी के फाउंडर थे, जिन्होंने एक्सपेंड किया था आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ को यूनिवर्सल एंड कॉस्मोपॉलिटन कंसेप्ट में। जीनो के जो स्टूडेंट्स थे उनको स्टोइक्स कहा जाता था, जो बिलीव करते थे कि एंटायर यूनिवर्स रीजन के थ्रू गवर्न होती है और ह्यूमन बीइंग्स रैशनल क्रिएचर्स है, तो उनको नेचर एंड रीजन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। जीनो एंड स्टोइक्स ये मानते थे कि हर ह्यूमन बीइंग सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रिगार्डलेस उनकी नेशनैलिटी, रेस या सोशल स्टेटस क्या है। उन्होंने आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट किया था अमंग पीपल और इक्वालिटी, ब्रदरहुड, मॉरल ड्यूटी और सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा एम्फसाइज किया था। उनके हिसाब से नेचुरल लॉ हर किसी को बाइंड करता है और नेचुरल लॉ लोकल कस्टम्स एंड मेड लॉ से हायर रैंक पे रहते हैं। रोमन ज्यूरिस्ट्स ने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ डेवलप किया था, जहां पर उन्होंने जस्ट सिविली, जस्ट जेंटियम एंड जस्ट नेचुरली कहा था। जस्ट सिविली वो लॉज है जो रोमन सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, जस्ट जेंटियम फॉरेनर एंड रोमन्स को गवर्न करते हैं, और जस्ट नेचुरली नेचर एंड रीजन पे बेस्ड है। इसके बाद है सिसेरो, जो प्रोमिनेंट रोमन स्टेट्समैन एंड फिलोसफर थे, जिन्होंने ग्रीक नेचुरल लॉ आइडियाज को रोमन लीगल थॉट में ट्रांसमिट किया था। ये इन्फ्लुएंस हुए थे स्टोइक फिलोसफी से और इन्होंने लीगल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन नेचुरल लॉ को दिया था। स्टोइक ने लॉ को डिफाइन किया था राइट रीजन इन अकॉर्डेंस विद नेचर। इनके हिसाब से नेचुरल लॉ यूनिवर्सल, एटर्नल एंड अनचेंजेबल है और ये ऑल ह्यूमन बीइंग्स पर इक्वली अप्लाई होता है। इसमें रूलर्स भी आते हैं और सिटीजन्स भी। वो बिलीव करते थे ट्रू लॉज लेजिस्लेचर क्रिएट नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, पार्ट ऑफ मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इसके बाद है मेडिवल पीरियड। इसमें हम थॉमस एक्विनास को डिस्कस करेंगे, जिन्होंने सिस्टमैटिक एंड मॉरल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल दिया था, जहां पर उन्होंने ग्रीक फिलोसफी को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मिक्स किया था। उन्होंने लॉ को डिफाइन किया था ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, जिसको कॉमन गुड के लिए बनाया गया है, by one who care of the community and promulgated। एक्विनास ये कहते थे कि लॉ खाली कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं होती है जिसको फोर्स के थ्रू बैक किया जाए, ये रैशनल रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो जस्टिस, ऑर्डर एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। एक्विनास ने लॉ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: एटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। एटर्नल लॉ सुप्रीम लॉ है जो रिप्रेजेंट करता है गॉड के रैशनल प्लान को। दूसरा है डिवाइन लॉ, ये ह्यूमंस के ऊपर रिवील हुआ है थ्रू स्क्रिप्चर्स, ये भी पार्ट है एटर्नल लॉ का। उसके बाद नेचुरल लॉ, ये भी पार्ट है एटर्नल लॉ का, जिसको ह्यूमन रीजन के थ्रू डिस्कवर किया गया है। उसके बाद है नेचुरल लॉ, इसको ह्यूमन अथॉरिटीज के थ्रू एनेक्ट किया गया है। इसके बाद है रेनेसांस पीरियड, जहां पर सबसे पहले हम ह्यूगो ग्रोशियस को डिस्कस करेंगे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। इन्होंने नेचुरल लॉ को सेक्युलर फाउंडेशन दी है। ये आर्ग्यू करते थे कि नेचुरल लॉ तब भी एग्जिस्ट करता अगर गॉड एग्जिस्ट ना भी करते, क्योंकि नेचुरल लॉ ह्यूमन रीजन एंड सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर बेस्ड है। उनके हिसाब से नेचुरल लॉ में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, प्रॉपर्टी, प्रॉमिस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। उन्होंने नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन किया और कहा कि ये नेशनल लॉ को कंफर्म करने चाहिए, और उनके आइडिया की वजह से ही फिर फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हुई। इसके बाद है थॉमस हॉब्स। इन्होंने रियलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ नेचुरल लॉ दिया था। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर में कंडीशन ऑफ केओस है, जहां पर लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है। इनके हिसाब से नेचुरल लॉ रूल्स ऑफ रीजन है जो ह्यूमन बीइंग्स को गाइड करते हैं टुवर्ड्स सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड पीस के टुवर्ड्स। अगर कोई भी पर्सन स्टेट ऑफ नेचर को एस्केप करना चाहता है तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, जहां पर वो अपने सारे राइट्स एक पावरफुल सॉवरेन के आगे सरेंडर करेगा। हॉब्स कहते थे कि लॉ अपने फोर्स डिराइव करता है एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन से, और लॉ की ओबीडियंस नेसेसरी होती है सर्वाइवल एंड ऑर्डर के लिए। इसके बाद है जॉन लॉक। इन्होंने लिबरल एंड राइट बेस्ड थ्योरी दी थी नेचुरल लॉ की, जो बिलीव करते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग्स के पास राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के राइट्स मौजूद होते हैं। कहते थे कि लोग गवर्नमेंट बनाते हैं थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, खाली अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हॉब्स ने कहा था कि इंडिविजुअल्स अपने सारे राइट्स
एक सुप्रीम अथॉरिटी के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन लॉक ने कहा कि इंडिविजुअल्स कुछ राइट्स सरेंडर करते हैं, वो सारे राइट्स सरेंडर नहीं करते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट उन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो फिर लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट फिर प्रेजेंट होगा। लॉक के आइडिया ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न बिल ऑफ राइट्स को। इसके बाद है जीन जेकस रूसो। इन्होंने नेचुरल लॉ ट्रेडिशन को एक्सपेंड किया अपनी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ जनरल विल के थ्रू। ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन बीइंग्स फ्री एंड इक्वल पैदा हुए हैं और फ्रीडम नेचुरल कंडीशन है जो लॉ को प्रोटेक्ट करनी है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना है। रूसो कहते थे कि लेजिटिमेट लॉ विल ऑफ रूलर से अराइज नहीं होते हैं, ये कलेक्टिव विल ऑफ पीपल से अराइज होते हैं, जिसको उन्होंने जनरल विल कहा था। जहां पर उन्होंने फिर कहा कि सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है, ना कि किंग या गवर्नमेंट के पास। रूसो ने कहा था कि लॉ तभी वैलिड होते हैं जब ये कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इनका एम होगा वेलफेयर ऑफ ऑल। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि लॉ का पर्पस होता है वो प्रिजर्व करे नेचुरल फ्रीडम एंड इक्वालिटी को, ना कि इसको सप्रेस करे। और कहा था कि इंडिविजुअल्स चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर करेंगे वो कुछ फ्रीडम्स को गिव अप करेंगे, लेकिन इस सेक्रीफाइस के थ्रू वो कुछ सिविल फ्रीडम्स को गेन करते हैं एंड कलेक्टिव सिक्योरिटीज को अंडर लॉज दैट दे हैव ए रोल इन शेपिंग। इसके बाद है मॉडर्न पीरियड, जहां पर सबसे पहले हम रोडोल्फ स्टैमलर को डिस्कस करेंगे। इन्होंने नेचुरल लॉ को मॉडर्न वे में लाने की कोशिश की थी और ये कहते थे कि हमें लॉ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बनाया है। उनके हिसाब से लॉ को जस्टिस के बेसिस पे जज करना चाहिए। उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ लॉ दिए थे, एक था पॉजिटिव लॉ, दूसरा था आइडियल लॉ। पॉजिटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो एक्चुअली एक सोसाइटी में एग्जिस्ट होते हैं और आइडियल लॉज वो लॉज होते हैं जो हम चाहते हैं कि लॉ इस तरह होना चाहिए, लॉ वैसा होना चाहिए, जो एक्चुअली एक सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये खाली हमारे आइडियाज होते हैं। स्टेमलर ने कहा था कि सोसाइटी चेंज होती रहती है, लॉ भी चेंज होता रहता है, लेकिन आइडिया ऑफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है। तो हमें लॉ को टेस्ट करना चाहिए, क्या ये जस्ट है या अनजस्ट है। अगर एक लॉ जस्ट है तो फॉलो करना चाहिए, अगर अनजस्ट है तो फिर फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जॉन रॉल्स। इन्होंने लॉ को मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था कि लॉ हमें उस तरीके से बनाना चाहिए जो सबको फेयरली ट्रीट करेगा। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए थे, ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस। इन्होंने एक सिचुएशन इमेजिन की थी जहां पर लोग लॉ बनाते हैं जहां पर उनको अपने आप का पता ही नहीं है वो कौन है, रिच है, पुअर है, पावरफुल है या वीक है। जब उनको अपनी पोजीशन का पता ही नहीं है तो फिर सारे लोग वहां पर फेयर लॉज को ही चूज करेंगे। रॉल्स ये बिलीव करते थे कि लॉ हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो वीक एंड डिसएडवांटेज्ड लोग एक सोसाइटी में होते हैं, लॉ उनको स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट में हमारे पास बचते हैं जेरोम हॉल। ये बिलीव करते थे कि लॉ खाली सेट ऑफ रूल्स नहीं होते जो एक बुक में लिखे होते हैं, हमें लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए मोरालिटी, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड लीगल रूल्स को देखना चाहिए। ये कहते थे कि लॉ रेस्पेक्ट करना चाहिए ह्यूमन डिग्निटी एंड इथिकल वैल्यूज को। उनके हिसाब से लॉ अगर मोरालिटी को इग्नोर करता है तो फिर वो जस्टिस नहीं ला सकता है। इसका मतलब जो लॉ मोरालिटी को इग्नोर करेगा उसको हमें फॉलो ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो जस्टिस ला ही नहीं सकता है। इस आइडिया को हम इंटीग्रेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं क्योंकि इसने लॉ, मोरालिटी एंड सोसाइटी को कंबाइन किया था। हमने नेशनल लॉ स्कूल को डिस्कस किया जो 4 फेजेस में डेवलप हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम और स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।